नमस्ते दोस्तों। एडजी पर अपने पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 10 के अध्याय तुलसीदास को आराम से, गहराई से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। पास में नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। जयपुर की रिया को शुरू में तुलसीदास के जीवन और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बीच संबंध समझ नहीं आता था। आज हम जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, छंद, साहित्यिक स्थान, संवाद, व्यंग्य, वीर रस, कॉमन कंफ्यूजन्स और एग्जाम टिप्स सब देखेंगे। और मैं हूँ स्वाति। रिया जैसी कंफ्यूजन बहुत सामान्य है, क्योंकि इस अध्याय में एक तरफ कवि का जीवन और साहित्य है और दूसरी तरफ रामचरितमानस के बालकांड का जीवन संवाद। हम दोनों हिस्सों को अलग अलग भी समझेंगे और फिर जोड़ेंगे। सुनते समय खुद से सवाल करते रहना, क्योंकि सिर्फ सुन लेना और सच में समझ लेना दोनों एक बात नहीं है। चलो पहले लर्निंग मैप बना लेते हैं। सबसे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय आएगा, फिर उनकी प्रमुख रचनाएं, भाषाएं, छंद और काव्य रूप देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि साहित्य में उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। फिर हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम पर आएंगे। अंत में पात्रों के स्वभाव, व्यंग्योक्तियों, वीर रस, व्यंजना शैली और उत्तर लेखन की तैयारी करेंगे। एक छोटा तरीका अपनाएं। हर हिस्से के बाद अपने शब्दों में दो बातें बोलिए। पहली, इसमें मुख्य तथ्य क्या है। दूसरी, लेखक या प्रसंग हमें कौन सा अर्थ समझा रहा है। अगर आप यह कर पाए तो आपका रिवीजन रटने पर नहीं, अंडरस्टैंडिंग पर अब तुलसीदास के जीवन से शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जिला एटा भी मानते हैं। एग्जाम पॉइंट: जन्म स्थान लिखते समय इस मतभेद को सावधानी से याद रखना है। मुख्य रूप से राजापुर गांव और बांदा जिला दिया जाता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो। जीवन परिचय में सिर्फ जन्म वर्ष लिखना पर्याप्त होगा? नहीं, क्योंकि चैप्टर तुलसीदास को केवल तारीखों का संग्रह नहीं बनाता। उनके बचपन का संघर्ष, माता पिता से प्रारंभिक बिछोह और गुरु कृपा से राम भक्ति की ओर बढ़ना भी उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए जरूरी है। स्रोत के अनुसार तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनका माता पिता से बिछोह हो गया। ये जानकारी उनके जीवन की कठिन शुरुआत दिखाती है। फिर कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी जीवन के संघर्ष के बीच उन्हें एक आध्यात्मिक और मूल्यपरक दिशा मिली। यहाँ एक महत्वपूर्ण समझ बनती है। तुलसीदास की राम भक्ति केवल व्यक्तिगत श्रद्धा के रूप में नहीं दिखाई गई, बल्कि उनके काव्य और विचारों के माध्यम से समाज तक पहुंची। इसलिए उन्हें मानव मूल्यों का उपासक कवि कहा गया है। अब तुम बताओ, मानव मूल्य किन शब्दों से जुड़े हैं? आगे हम नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग पर आएंगे। तुलसीदास राम भक्ति परंपरा में अतुलनीय माने गए हैं। उनके जीवन की कठिन शुरुआत और बाद की रचनात्मक उपलब्धि के बीच एक प्रेरणादायक संबंध दिखाई देता है। ये कहना अधिक सही होगा कि उन्होंने अपने काव्य के द्वारा भक्ति और अच्छे मूल्यों का संदेश जनता तक पहुंचाया। यही कारण है कि उनका प्रभाव केवल साहित्यिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। लेकिन एक सावधानी, हमें ये नहीं लिखना चाहिए कि संघर्ष ने अपने आप तुलसीदास को महान बना दिया। उत्तर में सोर्स सपोर्टेड बात लिखिए, उनका बचपन संघर्षपूर्ण था। माता पिता से बिछोह हुआ, गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि बने। यही प्रिसाइज आंसर फ्रेम है। अभी तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, जीवन परिचय। क्विक रिकॉल के लिए 3 कीवर्ड्स रखो: राजापुर, 1532 और संघर्षपूर्ण बचपन। इनके साथ गुरु कृपा और राम भक्ति जोड़ दो। यदि प्रश्न हो कि तुलसीदास को मानव मूल्यों का उपासक कवि क्यों कहा गया, तो उनके काव्य में नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग के आदर्शों का उल्लेख करना। अब खुद से पूछो, तुलसीदास का देहावसान कब और कहाँ हुआ? उत्तर है सन 1623 में, काशी में। यह तथ्य छोटा है, पर जीवन परिचय के उत्तर में क्रोनोलॉजी पूरी कर सकता है। जन्म, संघर्ष, राम भक्ति और देहावसान, इन 4 बिंदुओं को एक नेचुरल पैराग्राफ में।
अब आते हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं पर। सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका का उल्लेख मिलता है। सूची याद करने से पहले ये समझो कि ये रचनाएं उनके व्यापक साहित्यिक योगदान को दिखाती हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस। लेकिन केवल नाम लिखकर रुकना नहीं है, इसे कवि की अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण भी बताना है। इससे उत्तर में तथ्य के साथ लिटरेरी सिग्निफिकेंस भी आ जाता है। रामचरितमानस में राम और सीता की कथा को ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिली जिसने उसे जनमानस में स्थापित किया। स्रोत राम को मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक बताता है। इसलिए रामचरितमानस का महत्व केवल कथा कहने में नहीं, बल्कि आदर्श जीवन मूल्यों को सामने रखने में भी है। यहाँ एक सटल पॉइंट है। राम भक्ति और मानवीय मूल्य अलग अलग बॉक्सेस नहीं हैं। तुलसीदास के राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे आदर्श प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए अगर प्रश्न रामचरितमानस के महत्व पर हो, तो भक्ति के साथ इन मान प्रमुख रचनाओं की सूची को दो समूहों में बोलकर याद करो। पहला, रामचरितमानस। दूसरा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ध्यान रहे, ये कोई नई सूची नहीं है जिसे हमें अपनी ओर से बढ़ाना है। परीक्षा में दिए गए नामों को सही स्पेलिंग और क्रम से लिखना अधिक उपयोगी है। एक एक्टिव रिकॉल चेक। मैं 3 नाम बोलती हूँ, तुम बाकी याद करो। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। अब गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। बहुत अच्छा। इस तरह सूची को केवल पढ़ने के बजाय दिमाग से निकालना रिवीजन। अब भाषा शैली। तुलसीदास को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ये बात उनकी साहित्यिक व्यापकता बताती है। रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई, जबकि विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में रची गई। एग्जाम पॉइंट, रचना और भाषा की पेयरिंग स्पष्ट रखो। सही पेयरिंग दोहराओ। रामचरितमानस अवधी, विनय पत्रिका ब्रज भाषा, कवितावली ब्रज भाषा। अगर तुमने रामचरितमानस को ब्रज भाषा से जोड़ दिया तो यही कॉमन मिस्टेक होगी। इसलिए भाषा याद करते समय रचना का नाम बोलो। छंदों पर ध्यान देते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। इसके बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। यानी मुख्य छंद पूछे जाने पर चौपाई लिखना है, लेकिन रचना में अन्य छंदों की उपस्थिति भी समझनी है। अब दूसरी रचनाओं की छंद संबंधी जानकारी। विनय पत्रिका गीतात्मक पदों में रची गई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा दिखाई देती है। यहाँ 2 चीजें मिक्स मत करना। गीतात्मक पद रचना का रूप है, जबकि सवैया और कवित्व कवितावली से जुड़े। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य का उत्कृष्ट रूप मिलता है। इसे ऐसे समझो कि उनका साहित्य केवल एक ही संरचना में सीमित नहीं है। भाषा, छंद और काव्य रूप तीनों स्तरों पर विविधता दिखाई देती है। यही बात उनके काव्य कौशल को व्यापक बनाती है। छोटा क्विज। रामचरितमानस की भाषा अवधी, उसका मुख्य छंद चौपाई। विनय पत्रिका की भाषा और रूप ब्रज भाषा और गीतात्मक पद। कवितावली की भाषा और प्रमुख छंद ब्रज भाषा, सवई। अगर परीक्षा में भाषा शैली पर 5 अंकों का प्रश्न आए तो उत्तर को बिखरने मत देना। पहले अवधी और ब्रज का अधिकार, फिर प्रमुख रचनाओं की भाषाएं, उसके बाद छंद और अंत में प्रबंध तथा मुक्तक। ये क्रम एग्जामिनर को दिखाता है कि तुम्हें जानकारी ही नहीं, उसका संगठन भी आता है। अब तक हम जीवन और भाषा रचना वाला हिस्सा कवर कर चुके हैं। 1 मिनट का मेंटल रिकैप करो। तुलसीदास का जीवन संघर्षपूर्ण था। उनकी राम भक्ति गहरी थी। वे अवधी और ब्रज दोनों जानते थे और उनकी रचनाओं में छंदों तथा काव्य रूपों की विविधता थी। यही बैकबोन आगे के डायलॉग सेक्शन को समझने में मदद करेगी। साहित्य में तुलसीदास का स्थान समझना जरूरी है। राम भक्ति परंपरा में वे अतुलनीय हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। उनकी रचनाओं ने भारतीय संस्कृति में गहरी जगह बनाई और भक्ति तथा अच्छाई का संदेश जनता तक पहुंचाया।
इसलिए उनका योगदान साहित्यिक विरासत के साथ सामाजिक प्रेरणा का स्रोत भी है। लेकिन पॉपुलर होने का मतलब केवल बहुत लोग पढ़ते हैं, इतना लिखना कम होगा। उत्तर में बताओ कि लोकप्रियता किन कारणों से जुड़ी है। रामचरितमानस में राम भक्ति, मानवीय मर्यादा, नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे आदर्श आते हैं। इसी वजह से रचना जनता के जीवन और भाव जगत से जुड़। तुलसीदास की रचनाएं आधुनिक पाठकों और विद्यार्थियों को भी प्रेरित करती हैं। अध्याय का बड़ा विचार यही है कि एक व्यक्ति अपने काव्य और विचारों के माध्यम से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह बदलाव का अर्थ सोर्स में दिए गए भक्ति, अच्छाई और उदात्त मानवीय आदर्शों के प्रसार से समझना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सोचो। तुलसीदास को केवल कवि कहना पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि वे मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं। राम भक्ति परंपरा में उनका स्थान अतुलनीय है और उनकी रचनाओं ने जनता के बीच आदर्शों तथा भक्ति का संदेश पहुंचाया। उत्तर में इन तीनों डायमेंशंस को जोड़ना। यहाँ एडजी का एक छोटा स्टडी मोमेंट नेचुरली फिट होता है। अगर तुम्हें भाषा, छंद या किसी उत्तर की संरचना में एग्जैक्ट डाउट हो तो एडजी से सोक्रेटिक तरीके से सवाल पूछो और पहले अपना अनुमान दो। इससे आंसर सीधे देखने के बजाय कॉन्सेप्ट को खुद रिकंस्ट्रक्ट करने की आदत बनती है। अब हम फाइनल बड़े हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग सीता स्वयंवर के बाद का है। राम ने शिव धनुष भंग किया और ये समाचार मिलने पर परशुराम क्रोधित होकर वहां आए। घटनाक्रम को क्रम से रखो। पहला, सीता स्वयंवर। दूसरा, राम द्वारा शिव धनुष भंग। तीसरा, परशुराम को समाचार मिलना। चौथा, उनका क्रोध में वहां आना। पांचवा, राम का विनयपूर्ण व्यवहार। विश्वामित्र का समझाना और राम की शक्ति की परीक्षा। अंततः परशुराम का क्रोध शांत होता है। एक सेकंड पॉज करके खुद से पूछो, इस प्रसंग में तनाव किस कारण पैदा होता है? शिव धनुष के टूटने से परशुराम आहत और क्रोधित होते हैं। उनका क्रोध भरे वचन वातावरण को तीखा बनाते हैं। इसके सामने लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण उत्तर और राम की विनम्रता दो अलग रिस्पॉन्स स्टाइल्स। परशुराम शिव धनुष को त्रिपुरारी यानी भगवान शिव का धनुष बताते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने तोड़ा है। उनके शब्दों में क्रोध, अपमान और चुनौती का भाव है। वे कहते हैं कि जो उनके शत्रु के समान युद्ध करेगा उसे वे अपना शत्रु समझेंगे। यहाँ उनका योद्धा स्वभाव स्पष्ट होकर सामने आता है। लक्ष्मण इस क्रोध का उत्तर डरकर नहीं देते। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि धनुष बहुत पुराना था तथा बालकों के खेल में ही टूट गया। धनुष पर इतनी ममता क्यों? ध्यान दो, ये बात सतह पर सरल लगती है, लेकिन इसका उद्देश्य परशुराम के क्रोध को हल्का दिखाना और उनके गर्व पर व्यंग्य करना है। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि परशुराम बार बार उन्हें क्रोध से देख रहे हैं, पर वे कोई कुम्हार की कच्ची हांडी नहीं है कि डर जाएं। परशु और बाण देखकर भी वे भयभीत नहीं है। ये कथन लक्ष्मण की निर्भीकता दिखाता है और उनकी भाषा में चुनौती के साथ व्यंग्य भी मौजूद है। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है। लक्ष्मण का व्यंग्य अहंकार से निकला है, ऐसा सीधे नहीं कहना चाहिए। अंश में वे कहते हैं कि यदि कुछ कहते हैं तो अहंकार से नहीं बल्कि सत्य कहते हैं। साथ ही वे अपने कुल में किसी पर अत्याचार को अनुचित बताते हैं। इसलिए उनके कथनों में निर्भीकता और तर्क दोनों हैं। लक्ष्मण परशुराम के वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताते हैं। ये एक प्रभावशाली तुलना है जो उनके शब्दों की तीव्रता को सामने लाती है। फिर वे कहते हैं कि यदि कोई आपकी बात सुनकर भी न डरे तो आप उसका क्या कर सकते हैं। इससे लक्ष्मण का आत्मविश्वास और वाक्पटुता दोनों उभरते हैं। अब एक कैरेक्टर चेक। परशुराम की प्रमुख विशेषता क्रोध और योद्धा गर्व। लक्ष्मण की निर्भीकता, मुस्कान, व्यंग्यपूर्ण वाणी और तर्क। राम की विनम्रता। अगर उत्तर में तीनों पात्रों को कंट्रास्ट करना हो तो यही तीन एंकर वर्ड्स तुम्हें परशुराम फिर क्रोधित होकर अपना परिचय और शक्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि वे बिना कारण किसी से युद्ध नहीं करते पर क्षत्रियों के शत्रु कहलाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि उन्होंने पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन किया और सहस्त्रबाहु जैसे बलवानों का संहार किया। उनके कथनों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन है।
लक्ष्मण इस बार भी हंसकर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें मालूम है, पर धनुष टूट जाने से परशुराम को क्या हानि हुई? यदि धनुष छूते ही टूट गया तो इसमें रघुनाथ का क्या दोष? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्मण घटना और परशुराम की प्रतिक्रिया के बीच असंगति दिखाते हैं। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि माता पिता के कारण चिंता ना करें। वे परशु को भयंकर अस्त्र मानते हैं, लेकिन उसका प्रयोग निरपराधों पर करना उचित नहीं बताते। इस कथन में केवल चुटकी नहीं है, बल्कि एक नैतिक सीमा भी है। शक्ति का होना और उसका उचित प्रयोग दोनों एक बात नहीं है। यहीं राम और लक्ष्मण का अंतर और साफ होता है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण और वीर रस से भरे वचन बोलते हैं। राम विनयपूर्वक व्यवहार करते हैं। स्रोत बताता है कि राम की विनय, विश्वामित्र का समझाना और राम की शक्ति की परीक्षा, इन सब के बाद परशुराम का क्रोध शांत। इस सीक्वेंस को आंसर में जरूर रखना। केवल ये लिखना कि परशुराम का क्रोध शांत हो गया अधूरा रहेगा। लिखो कि लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों और राम की विनम्रता से संवाद आगे बढ़ता है। विश्वामित्र समझाते हैं, राम की शक्ति की परीक्षा होती है और अंततः परशुराम का क्रोध शांत होता है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग जांचो। अगर लक्ष्मण भी राम की तरह लगातार विनम्र और शांत रहते तो संवाद की कौन सी विशेषता कम हो जाती? अंश में लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां और उनकी निर्भीकता ही तनाव, हास्य और वीरता का मिश्रण बनाती हैं। इसलिए दोनों भाइयों के अलग अलग व्यवहार को समझना जरूरी है। अब काव्यगत विशेषताओं पर आए। इस प्रसंग की सबसे प्रमुख विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से युक्त व्यंग्योक्तियां हैं। वीर रस का संबंध उत्साह, साहस और निर्भीकता से समझो। व्यंग्योक्ति वह अभिव्यक्ति है जिसमें कही गई बात के भीतर किसी पर चुटकी, कटाक्ष या दूसरा अर्थ भी उभरता है। लक्ष्मण का यह कहना कि धनुष पुराना था और बालकों के खेल में टूट गया सीधा सा कथन नहीं है। वह परशुराम के धनुष प्रेम और क्रोध को हल्का करके एक व्यंग्यात्मक प्रभाव बनाता है। इसी तरह कच्ची हांडी का उदाहरण उनके भय को नकारता है। इन कथनों को केवल मजाक समझना अधूरा एनालिसिस। अंश में व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति भी विशेष रूप से बताई गई है। व्यंजना का अर्थ यहाँ यह समझना है कि शब्दों के सीधे अर्थ के साथ कोई संकेतित या गहरा अर्थ भी उभरता है। लक्ष्मण के वचन बाहर से मधुर या हंसते हुए लग सकते हैं, पर भीतर से वे परशुराम के गर्व और क्रोध पर तीखा संकेत करते हैं। एक क्विक चेक। क्या लक्ष्मण के वचनों में केवल वीर रस है? नहीं, वीरता के साथ व्यंग्य और वाक्पटुता भी है। क्या परशुराम के वचनों में वही टोन है? नहीं, वहां क्रोध, अपमान और अपने पराक्रम का प्रदर्शन प्रमुख है। टोन का यह अंतर संवाद को राम का विनयपूर्ण व्यवहार भी शैलीगत और भावात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक ओर परशुराम के क्रोध भरे वचन है, दूसरी ओर लक्ष्मण का व्यंग्य है, और इनके बीच राम की विनम्रता तनाव को संतुलित करती है। इस कॉन्ट्रास्ट से प्रसंग में संवादात्मक गति और पात्रों की अलग पहचान दोनों बनती है। इसे एग्जाम आंसर में कैसे लिखोगे? पहले प्रसंग की विशेषता बताओ, फिर लक्ष्मण की निर्भीक, व्यंग्यपूर्ण और वीर रस से युक्त वाणी का उल्लेख करो। उसके बाद व्यंजना शैली समझाओ और अंत में राम की विनम्रता तथा परशुराम के क्रोध का कॉन्ट्रास्ट लिखो। आंसर में केवल एडजेक्टिव्स की लिस्ट नहीं, उनके कारण भी होने चाहिए। अब एक बड़ा रिकैप। तुलसीदास राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि हैं। रामचरितमानस अवधि में है और उसका मुख्य छंद चौपाई है। विनय पत्रिका तथा कवितावली ब्रज भाषा से जुड़ी हैं। बालकांड के इस अंश में शिव धनुष भंग के बाद परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण का व्यंग्य और राम की विनम्रता दिखाई देती है। अब कंफ्यूजन क्लिनिक। पहला भ्रम, जन्म स्थान केवल सोरो लिख देना। बेहतर उत्तर है कि राजापुर बांदा मुख्य रूप से बताया गया है और कुछ विद्वान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। दूसरा भ्रम, रामचरितमानस की भाषा ब्रज लिख देना। सही है, अवधि। तीसरा भ्रम, लक्ष्मण के व्यंग्य को केवल असभ्यता मान लेना। अंश उनकी वीरता और व्यंजना शैली भी दिखाता है। एक और सावधानी, तुलसीदास की सभी रचनाओं को एक ही भाषा या एक ही छंद से न जोड़ो। अवधि और ब्रज दोनों पर उनका अधिकार था। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है,
लेकिन दोहे, सोठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी मिलते हैं। विनय पत्रिका गीतात्मक पदों में और कवितावली में सवैया तथा कवित्व की छटा है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? परशुराम अंत में किस कारण शांत होते हैं? केवल लक्ष्मण के कारण कहना अधूरा है। स्रोत में लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन, राम की विनम्रता, विश्वामित्र का समझाना और राम की शक्ति की परीक्षा, इन सब के बाद उनका क्रोध शांत होता है। कारणों को मिला अब ओरिएंटेशन क्यों? हम डायलॉग की घटनाएं और शैली दोनों समझ चुके हैं। अंतिम सेक्शन में जाने से पहले याद रखो कि पाठ को 2 लेयर्स में पढ़ना है। पहली लेयर फैक्चुअल है, जैसे जन्म, रचनाएं, भाषा और छंद। दूसरी लेयर इंटरप्रेटिव है, जैसे राम भक्ति, मानवीय मूल्य, लक्ष्मण का व्यंग्य और संवाद का प्रभाव। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न हो सकता है, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। उत्तर में जन्म स्थान, सन 1532, संघर्षपूर्ण बचपन, माता पिता से बिछो, गुरु कृपा से राम भक्ति, मानव मूल्यों की उपासना और सन 1623 में काशी में देहावसान। इन बिंदुओं दूसरा प्रश्न हो सकता है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं और भाषाओं का परिचय दीजिए। पहले रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका लिखो। फिर बताओ कि रामचरितमानस अवधी में तथा विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में रची गई। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। उत्तर में अवधी और ब्रज दोनों पर अधिकार, रामचरितमानस में चौपाई का मुख्य स्थान, दोहे और सोरठे जैसे अन्य छंद, विनय पत्रिका के गीतात्मक पद, कवितावली के सवैया और कवित्व तथा प्रबंध और मुक्तक दोनों। चौथा प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की विशेषता बताइए। उत्तर का फ्रेम रखो। यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया अंश है। शिव धनुष भंग के बाद परशुराम क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण और वीर रस से युक्त वचन बोलते हैं। राम विनम्र रहते हैं और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति प्रसंग को प्रभावशाली बनाती है। अब लिसनर चैलेंज, बिना देखे बताओ, लक्ष्मण के व्यंग्य का लक्ष्य क्या है? कि परशुराम की क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया और अपने पराक्रम के गर्व पर प्रश्न उठाते हैं। धनुष के पुराना होने, बालकों के खेल में टूटने और कच्ची हांडी के डरने वाले उदाहरणों से वे सामने वाले के भय पैदा करने के प्रयास को निष्प्रभावी करते हैं। आंसर राइटिंग का एक सिंपल रूल है, तथ्य, व्याख्या और निष्कर्ष। उदाहरण के लिए, तथ्य होगा कि लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण वचन बोलते हैं। व्याख्या होगी कि उनके कथन परशुराम की क्रोध और गर्व पर कटाक्ष करते हैं। निष्कर्ष होगा कि इससे लक्ष्मण की निर्भीकता और प्रसंग की रोचकता उभरती है। यह स्ट्रक्चर छोटे उत्तर को भी मजबूत बनाता है। अगर प्रश्न कंपेयर करने को कहे तो परशुराम और लक्ष्मण को एक ही तरह का मत लिख देना। परशुराम क्रोध और युद्ध गर्व से बोलते हैं, लक्ष्मण निर्भीक होकर व्यंग्य और तर्क से उत्तर देते हैं। राम का व्यवहार इन दोनों से अलग, विनयपूर्ण है। तीनों को साथ रखकर तुलना करोगे तो उत्तर अधिक स्पष्ट बनेगा। अब हम फाइनल रिकैप में प्रवेश कर रहे हैं। पहले जीवन, सन 1532, राजापुर गांव, बांदा, संघर्षपूर्ण बचपन, माता पिता से बिछो और गुरु कृपा से राम भक्ति। फिर साहित्य, रामचरितमानस सहित प्रमुख रचनाएं, अवधि और ब्रज का अधिकार, विविध छंद और प्रबंध मुक्तक दोनों रूप। दूसरा रिकैप, रामचरितमानस का महत्व। ये अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का उदाहरण है। तुलसीदास के राम मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं। नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे मूल्य उनकी रचनाओं में प्रतिष्ठित होते हैं। इसी कारण रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच तीसरा रिकैप, संवाद। बालकांड में सीता स्वयंवर के बाद राम द्वारा शिव धनुष भंग होता है। परशुराम क्रोध में आते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराकर व्यंग्यपूर्ण, निर्भीक और वीर रस से युक्त उत्तर देते हैं। राम विनय रखते हैं। विश्वामित्र समझाते हैं और राम की शक्ति की परीक्षा के बाद परशुराम का क्रोध शांत होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक, एक बार फिर जन्मस्थान के मतभेद को इग्नोर मत करो।
रचना और भाषा की पेयरिंग मत बिगाड़ो और लक्ष्मण के व्यंग्य को केवल क्रोध या असभ्यता मत कहो। आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, नोटबुक में 3 हेडिंग्स बनाओ, जीवन, साहित्य, संवाद, और हर हेडिंग के नीचे अपने शब्दों में 5-5 पॉइंट्स लिखो। फिर नोटबुक बंद करके खुद को पढ़ाओ कि तुलसीदास को मानव मूल्यों का उपासक कवि क्यों कहा गया और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की विशेषता क्या है। अगर किसी पॉइंट पर अटक जाओ तो एडजी में उसे एक एग्जैक्ट डाउट की तरह पूछो और पहले अपना उत्तर लिखो। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारी तैयारी को मजबूत करेगा। आज की सबसे जरूरी बातें याद रखो। तुलसीदास का संघर्षपूर्ण जीवन, राम भक्ति, मानवीय मूल्य, प्रमुख रचनाएं, अवधि और ब्रज भाषा, चौपाई और अन्य छंद, तथा संवाद में परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण का व्यंग्य। अब अपनी छोटी चैलेंज पूरी करो और किसी मित्र को यह चैप्टर अपने शब्दों में समझाओ। सुनने के लिए धन्यवाद। पढ़ाई शांत मन से करते रहो और अगली रिवीजन में फिर मिलते हैं।